जी हां दोस्तों, पहले चरण के बीजेपी के भी इंटरनल रुझान में ममता की सुनामी। शुभेंदु पर भड़के शाह, बीजेपी का सुपड़ा साफ और ज्ञानेश हुए हैरान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या पूरा सिस्टम लगाने के बावजूद भी शाह की नाक नहीं बचा सका चुनाव आयोग? क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी तरकीबें, सारी चालें बंगाल चुनाव के पहले चरण में ही ध्वस्त हो गई? और ये वो चरण था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बीते पहले चुनाव में 2021 के चुनाव में यहीं से करीब 60 से 80% सीटें जीती थी। तो क्या अगले चरण में बीजेपी कुछ बड़ा गेम करेगी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि बंगाल के पहले चरण के मतदान ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक तरीके से सन्नाटा पसेर दिया है। वो अपने गोदी गिद्धों के जरिए, दरबारी मीडिया के जरिए कुछ भी कहलवाएं कि साहब ये तो भय मुक्त मतदान था, इसीलिए बम्पर वोटिंग हुई, कुछ भी कहलवाएं। लेकिन एक सच्चाई जो इंटरनल सर्वे, इंटरनल रुझान बीजेपी का अपना है, उसमें बीजेपी कहीं से भी सरकार बनाने तो बहुत दूर की कौड़ी फाइट में भी नहीं दिख रही है। दोस्तों, दरअसल आधिकारिक तौर पर इस इंटरनल रुझान और सर्वे का आपको कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलेगा। वैसे भी दरबारी मीडिया तो इसे बताएगा नहीं। मगर दोस्तों, रात के 10 बजते बजते मतदान फीसदी आंकड़ा जो आया, करीब 93%। हो सकता है इस आंकड़े में आगे और हेरफेर कर दें। ज्ञानेश कुमार की चुनाव आयोग की तो आदत होती है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्तों बाद भी किया है नतीजा आने से पहले। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के रुझान में अगर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अपनी ही पार्टी के बड़े चेहरों पर नाराजगी व्यक्त कर रहा है, टीएमसी की सुनामी अगर उसे लग रहा है, तो फिर इस चुनाव में इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी लेयर लगाने के बावजूद, दोस्तों आपको क्या पता है, लोकसभा 2024 के चुनाव में जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे देश में लगाई गई थी, उसका 3/4 हिस्सा 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में लगा दी गई थी। उसके बाद भी बीजेपी के प्रत्याशी खदेड़ खदेड़ कर दौड़ाए गए, पीटे गए, मारे गए, क्योंकि ये जनता का आक्रोश था। दोस्तों, मैं बंगाल के किसी एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा था। उनकी एक लाइन बड़ी दिलचस्प सी लगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मोदी शाह पर आरोप ये लगता है कि उन्होंने पूरे देश को बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। पहली बार अगर कुछ खरीदा मोदी ने तो भी 10 रुपए की झालमुड़ी बंगाल में, और बोहनी पहली बार खरीदने की बोहनी ही उनके लिए गलत साबित हो गई। अब दोस्तों, दरअसल बंगाल के अंदर 93% मतदान का होना, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इसकी अपनी अपनी व्याख्या कर रहे होंगे। और आप उठा करके दरबारी मीडिया के सारे चैनलों को, सारे अखबारों को देख लीजिए, कोई भी सीधे सीधे ये नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी हार रही हैं। हाँ, घुमा फिरा करके कुछ ना कुछ इस टाइप से कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मीडिया भी सीधे सीधे बीजेपी की जीत और टीएमसी की शिकस्त नहीं दिखा रहा। मगर दोस्तों, अब जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी की रणनीति काम की है, आगे वो आपको बताएंगे। मगर ये बात बंगाल के वोटर्स भी कह रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव एक तरीके से बीजेपी की नींद को हराम करने वाला है। और ये करारी शिकस्त तब होती दिख रही जब पूरे देश से बीजेपी ने सरकारी खर्चे पर बंगाल भेज करके बंगालियों को वोट कराया। देखिए ना, संजय राउत कहते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने क्या किया, आपको मालूम होगा। जहां जहां बंगाली लोग पूरे देश में थे, उन सबको बंगाल में लाया गया, चाहे वोटर हो या ना हो, सबको कहा कि वोट करो। हमने वहां पर यह भी देखा, पैसे भी बांटे गए। संजय राउत का आरोप है। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या किया बीजेपी ने और सरकार ने, आपको मालूम होगा। देश में जहां जहां बंगाली लोग हैं, वो सबको सरकारी खर्चे से पश्चिम बंगाल में लाया गया, चाहे वोटर हो या न हो, सबको लाया गया और सबको कहाँ वोट करो। पैसे की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब देखा है हमने। और ये बात बंगाल के वोटर्स भी कह रहे हैं दोस्तों कि किस तौर पर सुनामी टीएमसी की आती दिख रही है।
वोटरों ने तो नतीजे से पहले ही जो रुझान दिया है उनके नजरिए से आप देखिए। किसे ভোট দিলেন? কিসে ভোট দিলেন? দিদিকে কিসে ভোট দিলেন? কিসে ভোট দিলেন? দিদিকে কিসে ভোট দিলেন? কিসে দিলেন? দিদিকে দিয়েছি কিসে ভোট দিলেন? দিদি কিসে কিসে ভোট দিলেন? দিদি আছে তাকে দেবো কাকে দিলেন? কাকে ভোট দিলেন? কাকে ভোট দিলেন? কাকে ভোট দিলেন? দিদিকে। থ্যাঙ্কস থ্যাঙ্কস। और दोस्तों इसके पीछे की कड़ियां मैं आपको बताता हूं बम्पर वोटिंग के माने क्या है और बम्पर वोटिंग क्यों हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी और रणनीति बंगाल में धराशायी होगी। शानी घोष ने कहा कि वही बीजेपी के लिए जो कुछ कहा उन्होंने एक सीख है, ये कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि हर सवाल का एक ही जवाब था, हिंदू खतरे में है। जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति सब हिंदू हैं, फिर ये हिंदू खतरे में कैसे हो जाता है? আপনি বলুন যে কটা স্কুল হয়েছে এত বছরে, বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আপনারা বলুন যে কটা কলেজ হয়েছে, কত মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আপনারা জিজ্ঞেস করুন যে কটা যুবক যুবতী আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা চাকরি পেয়েছে, বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আরে আমি একটা কথা বলতে চাই, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের অর্থমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের বিদেশ মন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের সব মন্ত্রী হিন্দু, তারপরেও যদি হিন্দু খতরে মে হ্যায়, তাহলে আগামীকাল নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ রিজাইন করা উচিত। যে আপনারা তো আমাদেরকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। আর সত্যি বলবো ভাই, হিন্দু খতরে মে নেই হ্যাঁ, সেটা হিন্দু বোঝে। কে खतरे में আছে জানেন? बीजेपी खतरे में है, उनकी गद्दी खतरे में है। क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। दोस्तों क्योंकि हर कोई हैरान रह गया जब रात के 10 बजे के करीब 93% से ज्यादा मतदान का परसेंटेज आया, जिसने दीदी ओ दीदी कान खोलकर सुन लो कहने वालों के खेमे की नींद हराम की। आपको बताएं कि आप देख लीजिए पूरे इतिहास को, आजाद भारत में राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा मतदान का आंकड़ा रहा। और न केवल चुनावी विशेषज्ञों को यह चौंकाया, बल्कि इसके पीछे छिपे कारणों और राजनीतिक संकेतों को लेकर भी बहस तेज हुई। पिछले चुनाव की बात करें 2021 के विधानसभा में, जो कोविड-19 महामारी और टीएमसी बीजेपी के बीच तीखी राजनीतिक टक्कर के दरमियान हुआ था, तब भी दोस्तों सिर्फ 82.30 के आसपास में था। और ऐसी स्थिति में दोस्तों अब इस चुनाव में इतना बम्पर वोटिंग बहुत कुछ कहता है। और हैरानगी तब है जब 91 लाख नाम हटाने के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, क्योंकि लोग एनआरसी डिले और डिलिमिटेशन के खतरे को समझते हैं। बीजेपी की रणनीति को एक तरीके से टीएमसी ने कुचलने का मौका हासिल किया। ममता बनर्जी बार बार एनआरसी के मुद्दे को उठाती रही। पहले चरण में 3.6 करोड़ पंजीकृत जो मतदाता, रजिस्टर्ड मतदाताओं में 92.88% लोगों ने वोट डाल दिए। आप देखें 2021 के चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा भागीदारी रही। हालांकि दोस्तों भले ही चुनाव आयोग इसे ऐतिहासिक बताते हुए बड़ी शालीनता के साथ, सहजता के साथ में अपनी बात कह करके आगे निकल जाता है, मगर दरअसल यही बिंदु बीजेपी खेमे को परेशान कर रहा है। अब आप सोचिए 91 लाख मतदाता सूची से हटाए गए, 63 लाख नाम पहले हटा दिए गए थे, लेकिन वो 27 लाख मतदाता जिनको वोट नहीं देने दिया गया, यानी कि जिनके नामों पर, जिन वोटर पर सिर्फ संदेह था, जबकि उनकी फैमिली के दूसरे लोगों के नाम थे। और उन 27 लाख लोगों में से दोस्तों महज 138 लोगों को वोट डालने का मौका मिला। 138 जो अपील थी, 27 लाख लोगों में से 138 अपील को जो विभाग सुन रहा था उसने सुना। 138 में से 136 लोगों को सही पाया कि हाँ ये मतदाता है, वोट डालने दिया जाए। तो फिर 27 लाख लोगों के वोट ना डालने का खामियाजा क्या बंगाल को भुगतना पड़ा?
आगे ये वोट डाल पाएंगे नहीं वोट डाल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों शर्त रखी थी कि साहब मतदान के 2 दिन पहले तक जिनकी सुनवाई हो जाएगी, पैरवी हो जाएगी अपील में, वो डाल सकते हैं? ये भी अपने आप में एक सवाल है दोस्तों। तो क्या ये बम्पर वोटिंग टीएमसी के पक्ष में गया या बीजेपी और टीएमसी दोनों के पक्ष में गया? दोस्तों 152 में से टीएमसी को कम से कम 120 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ये जो आंकड़ा आ रहा है इससे तो साफ है कि तो पूरा का पूरा टीएमसी के पक्ष में गया। वैसे मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, इतनी बम्पर वोटिंग कैसे हुई आपको बताएं, इसके पीछे मुझे 2-3 महत्वपूर्ण कारण लगते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। पहला ये कि मतदाता सूची से नाम हटने का डर था। एसआईआर प्रक्रिया के बाद में लोग वोटिंग अधिकार को लेकर नागरिकता खोने के भय से लोगों ने जम करके वोटिंग की। दूसरा, बाहरी राज्यों से मतदाताओं की वापसी हुई मतदान के दौरान। आप देखें, बीजेपी ने तो अलग अलग राज्यों से, जहां पर बीजेपी की सरकार है, सरकारी खर्चे पर पूरी ट्रेन बुक की, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, सूरत। लेकिन सिर्फ बीजेपी के वोटर्स ही नहीं आए, ममता और बीजेपी दोनों के वोटर आए। एक कारण यह बताया जा रहा है। तीसरा है कि महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी, और महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी में दोस्तों महिला वोटर में ममता बनर्जी का जो वर्चस्व है, उस नेटवर्क को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। हाल के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर या उससे अधिक रही है। तो दोस्तों एक ऐसी स्थिति जिसमें कल से लगातार मतदान खत्म होने के बाद से लोग अपना अपना विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन ये जो खबरें निकल करके आई कि बीजेपी के भी इंटरनल रुझान में ममता की सुनामी दिखाई दे रही है, तो क्या अगले दौर में, अगले चरण में, जो कि 29 अप्रैल को होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ और नया खेल करेगी? इसीलिए मैं कहता हूं, सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपनी राय लिखें।